देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। सीरिया में ISIS पर फ्रांस के हमले और तीसरी तिमाही में जापान की GDP 0.8% घटने से एशिया में भारी बिकवाली। SDX निफ्टी तकरीबन 0.5% नीचे। क्रूड में लगातार गिरावट से अमेरिकी बाजार भी 1% फिसले। भंडार बढ़ने से कच्चे तेल में 2% की भारी गिरावट। दिसंबर में US फेड की दरें बढ़ने के आसार से सोना भी 6 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। तुर्की में चल रहे G20 सम्मेलन में छाया आतंकवाद का मुद्दा। PM मोदी ने की एकजुट होने की अपील। We stand united in strongly condemning the dreadful acts of terrorism. ई ऑक्शन को अच्छे रिस्पांस नहीं मिलने से कोल इंडिया के नतीजे अनुमान से कमजोर। बिक्री 8% और मुनाफा 16% बढ़ा। JSPL से भी निराशा, मुनाफे से घाटे में आई कंपनी। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। सरकार ने लिया विनिवेश आयोग बनाने का फैसला। PSU में हिस्सा बेचने और बीमार PSU को बेचने पर आयोग देगा सुझाव। फ्रेग्रेंस और फ्लेवर कंपनी SH केलकर की लिस्टिंग आज 27 गुना सब्सक्राइब हुआ था। IPO इशू प्राइस 180 रुपए। और बाजार के लिए आज शुरुआत करने के लिए संकेत बेहद कमजोर। दुनिया भर के बाजार कमजोर है और फ्रांस में आतंकवादी हमले के बाद माहौल एकदम खराब। FIs की बिकवाली का दबाव बरकरार और पिछला हफ्ता भी बेहद कमजोर। क्या बाजार आज 7,700 के लेवल को होल्ड कर पाएंगे या उसके नीचे भी जाएंगे? बड़ा सवाल है। और इन लेवल्स पर क्या खरीदारी के मौके हैं, शॉर्ट कवरिंग के मौके हैं या फिर अब भी और मंदी होगी? इसका लेंगे जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई। जी हाँ, जिस तरह से फ्रांस में हमले देखे गए उसके बाद आज देखना होगा CAC 40 किस तरह से आज खुलता है। जी हाँ, ये फ्रांस के बाजार है, उन्होंने फैसला लिया है कि वो मार्केट्स को आज खुलेंगे और सेकंड हाफ काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन डिम्पी के पास चलते हैं और समझते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं दुनिया भर के बाजारों के लिहाज से। डिम्पी बताइए। देखिए, हम पूरी तरह से कह सकते हैं जो फ्रांस पे हमले हुए हैं उससे पूरी दुनिया भर के बाजार सहमे से हुए हैं। खासकर एशिया के अगर आप मार्केट देखें, यूरोप की मार्केट देखें जिसपे आज और रिएक्शन आना बाकी है, और इसके अलावा यूरोप अमेरिका के बाजार देखें, सभी पे हमने तेज गिरावट आती हुई देखी है। असल जो हमले हुए हैं वो फ्रांस में बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये कहा जा सकता है कि जो 130 लोगों की मृत्यु हुई है, जो भी आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, उससे न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप और पूरी विश्व भर की अर्थव्यवस्था इसलिए चिंतित है कि इस तरह के अगर हमले होते रहे तो किस तरह से इससे पार पाया जा सकता है। शुरुआत पहले अब यूरोप और एशिया और अमेरिकी बाजारों से करते हैं कि किस तरह से वो सहमे हैं। शुरुआत पहले एशिया मार्केट से करेंगे और एशियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो कुल मिलाकर पूरी तरह से दबाव देखने को मिला है। स्पेशली दो बड़े कारण थे। एक तो फ्रांस का हमला था जिसकी वजह से लगातार जो कमोडिटीज के दाम गिर रहे हैं, उसमें जो उछाल आना चाहिए था खासकर गोल्ड को लेकर वो नहीं आ रहा है और ज्यादातर कमोडिटीज के बाजार और तेजी से गिर सकते हैं। इस प्रेशर से भी बाजार ज्यादातर टूटते हुए दिखे हैं। इसके अलावा जापान की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो बड़ी सुस्त है, बड़ी रफ्तार बहुत कम है, क्योंकि जो आंकड़े मिले हैं उसमें यह साफ साफ पता लगा है कि जो ग्रोथ आई है वो 0.8% की डी ग्रोथ रही है। हालांकि जो डी ग्रोथ थी वो 0.3% की रहनी चाहिए थी। इस वजह से आप देखेंगे जापानीज मार्केट बहुत तेजी से टूट रहा है और ऑलमोस्ट करीब 1% के नुकसान के आसपास कामकाज कर रहा है। कोरिया का बाजार भी 2 महीने के निचले स्तरों पर है क्योंकि ग्लोबल मार्केट से ही इंपैक्टेड पूरी तरह से हो रहा है और साथ ही अगर आप कमोडिटीज के दाम देखें उसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं है। और ये बताइए कि यूएस से किस तरह के संकेत हैं? यूएस से संकेत भी पूरी तरह से नेगेटिव है। फ्रांस का असर तो खैर वहां पर भी देखने को मिला पूरी तरह से। और आज यूएस मार्केट के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करीब 200 अंक टूटा और पूरे हफ्ते के अंदर करीब यूएस मार्केट 3% की गिरावट के आसपास से आप दर्ज करता हुआ दिखा आंकड़े। इसके अलावा जो रिटेल सेल्स के आंकड़े वो भी उम्मीद से काफी कमजोर है। 0.1% की बढ़त आई जबकि उम्मीद थी 0.3% की बढ़त की। इसके अलावा आईटी पैक्ट पर भी थोड़ा बहुत दबाव देखा, स्पेशली एप्पल का शेयर जो कि 3% के आसपास टूटा। इन सभी ने कमजोरी दी है और यूएस का अपना क्रूड भी करीब $40 के आसपास अभी चल रहा है, जिससे ये बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से कमजोर है। और यूरोपीय बाजारों की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, वहां पर भी पूरी तरह से दबाव रहा है। स्पेशली यूरो जोन की जो इकोनॉमी के आंकड़े आए हैं वो बेहद निराशाजनक थे। वो 0.3% की ग्रोथ रही है जबकि उम्मीद थी 0.4% की।
ऑलराइट, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आज यूरोप के मार्केट सेकंड हाफ में किस तरह से खुलते हैं और खासतौर पर टूरिज्म रिलेटेड शेयर वहां पर किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं, इस पर नजर रहेगी। और चर्चा यही चल रही है कि कमजोरी भरी शुरुआत होगी आज डैक्स की साफ तौर पर, और यूएस के मार्केट्स भी आज दरअसल रिएक्शन देंगे। एक्चुअली शुक्रवार को हमने देखा था केवल S&P 500 का एक फ्यूचर्स खुला हुआ था जो 1% नीचे जाकर बंद हुआ था। तो आज रिएक्शन ग्लोबल मार्केट्स पर ज्यादातर आना है, केवल एशिया ने रिएक्ट किया और वो खराब रिएक्शन दिखा एक्चुअली। और ये बात सही है, जो कुछ भी टेरर रिलेटेड रिएक्शन आना है वो आज अमेरिका में और यूरोप में देखने को मिलेगा। कितना होता है वीकेंड पर अगर पचा चुके हैं तो अच्छी बात है। जनरली इन सारी बातों का एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट होता है। अगर यही खबर आपको बाजार के दौरान आती तो शायद रिएक्शन काफी भारी भरकम दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि सोमवार तक इन घटनाओं को काफी हद तक बाजार पचा चुके होंगे। लेकिन ग्लोबल मार्केट से जो हमारे लिए सबसे अहम संकेत है हेमंत, वो कच्चे तेल के हैं। बिल्कुल कायदे से देखा जाए तो इस तरह की जब टेंशन वाली बातें हों तो सोने और कच्चे तेल के दाम दोनों बढ़ने चाहिए। उसके विपरीत आप देखिए कच्चा तेल अगर $44 के आसपास है, ये बहुत बुरा संकेत दे रहा है। और ये बुरा संकेत दुनिया भर के बाजारों के लिए इस लिहाज से है कि इसका मतलब ये है कि आर्थिक मंदी का खतरा ज्यादा बड़ा है, बजाय इसके कि इस तरह की इवेंट से बाजार एक बार की रिएक्शन दे दे। क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, ये थोड़ा लंबा चलने वाला रिएक्शन है। और जब कच्चे तेल में अगर इतनी बड़ी खबर हो जिसकी वजह से $3-4 नहीं तो $2 कम से कम 3 या 4% तो कच्चा तेल बढ़े, उसके विपरीत अगर कच्चा तेल अब भी कमजोर ट्रेड कर रहा है तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा। और ऐसे में अब मान लेना चाहिए कि फिर से बाजारों को मंदी का खतरा ज्यादा फ्रांस ने अटैक किया है दरअसल सीरिया के इस्लामिक मिलिटेंट्स पर, और उसके बावजूद देखिए कोई एक्शन नहीं है। ये और भी ज्यादा चिंता की बात है। यही बात हम कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, खतरे बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद कच्चा तेल बढ़ता नहीं है। दूसरी बात, इसको अब मिलाकर देखिए जापान में क्या हुआ है। जीडीपी की जो आंकड़े हैं वो बेहद खराब है। ये दोनों मिलाकर ये साफ कह रहे हैं कि दुनिया में मंदी का खतरा बढ़ रहा है, बना हुआ है। और मुझे लगता है कि आज एशियाई बाजारों में जो बड़ा रिएक्शन है वो इसके दम पर है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और जब वो रिसेशन में चला जाए और दूसरे क्वार्टर में लगातार जिस तरह के खराब आंकड़े आए हैं, साफ तौर पर चिंता की बात वहीं से। तो हमें संकेत वहां से लेने कच्चे तेल से और धीमी पड़ती हुई अर्थव्यवस्था जो दुनिया भर के बाजारों की है, और उस लिहाज से ये संकेत ज्यादा बुरे हैं बजाय सिर्फ टेरर स्ट्राइक के देखे थे। बिल्कुल, फिलहाल एक भी अच्छा संकेत नहीं है। आप देखिए दुनिया भर के बाजारों से हर तरफ खराब खबरें हैं, और FIS की तरफ से भी देखिए खराब खबरें ही हैं। शुक्रवार को 747 करोड़ रुपीस की FIS ने कैश मार्केट में बिकवाली करी है, और 2 नवंबर से आप देखिए 13 नवंबर तक 2 हफ्तों में जिस तरह से बड़ी बिकवाली हर रोज FIS कर रहे हैं, और घरेलू संस्थागत निवेशक इस समय गायब है। दरअसल सिर्फ 70 करोड़ की खरीदारी, मतलब वो नहीं के बराबर है। एक्चुअली ये संकेत थोड़ा बुरा लग रहा है। बुरा क्यों लग रहा है हेमंत? की पहले फिगर कम से मैच तो होती थी। हाँ, पहले मैच होते थे। अगर यहाँ के डोमेस्टिक फंड को भी ये लगे कि एक तरफ तो FIS जोर से बेच रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया के बाजार खराब हो रहे हैं, तीसरी तरफ हमें तेजी की कोई वजह नहीं दिख रही रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद, तो हम अभी क्यों खरीदें? हम 7,700 पे खरीदेंगे या 7,500 पे खरीदेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। तो ये ज्यादा चिंता की बात है, और इससे मुझे लगता है प्रॉब्लम ज्यादा होनी चाहिए। अब आप देखिए शुक्रवार के जो आंकड़े हैं, 3 आंकड़ों को मिला के देखिए। कैश मार्केट की बिकवाली, इंडेक्स फ्यूचर्स की बिकवाली जो 1250 करोड़ की है, और स्टॉक्स की बिकवाली 350 करोड़ की, तीनों मिलाकर 2300 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, 2400 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा, और ये बहुत बड़ा है। और उस लिहाज से फ्लोज में अब ये अलग बात है कि हम आगे डिस्कस करेंगे जब वायदा कारोबार के आंकड़े के बाजार किस तरह से ओवरसोल्ड है, जरूरत से ज्यादा मंदी में आ चुके हैं, क्या बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन एक बात जो साफ दिख रही है, पिछले 2 हफ्तों का व्यू ले लें, पिछले 1 हफ्ते का ले लें, ये आंकड़े ले लें, ये साफ बताने के हर ऊपर के लेवल पर अभी भी FIS की बिकवाली का दबाव रहेगा। तो आपके लिए ऊपर बढ़ पाना काफी मुश्किल है। और ट्रेडर्स के लिए संकेत क्या चाहिए? जब आपको ये पता है कि ऊपर बढ़ पाना मुश्किल है, तो फिर आप ये देखते हैं कि नीचे जाने की जगह कितनी है, और उस लिहाज से आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति बनाते हैं। तो कम से कम जो दूसरा बड़ा नेगेटिव फैक्टर आज के लिए लेना है वो ये आंकड़े हैं जो बिकवाली के काफी खराब है। अब वायदा कारोबार के आंकड़े हम देखेंगे किस तरह के होते हैं, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं, ये दोनों आंकड़े बाजार का मूड खराब करने के लिए काफी है। चलिए, तो ये दोनों नंबर्स तो कमजोर है, लेकिन FNO में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, आज के भारतीय बाजारों को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, सब पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। भारतीय बाजारों के लिए बेहद कमजोरी भरे संकेत हैं। SGX निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि एक कैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। देखना होगा 7700 के लेवल को हम टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद
वहां से बाउंस करते हैं या फिर और नीचे जाते हैं। लेकिन अनिल, एफएनओ से में किस तरह से पोजीशंस बनी हुई हैं, यहाँ से क्या संकेत मिले? ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गए हैं क्या? हेमंत, वैसे देखा जाए तो कोई संकेत अच्छा होने की कोई उम्मीद तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एकमात्र संकेत अगर आज के बाजार में सारे संकेतों को मिलाकर देखें तो पॉजिटिव कहीं दिख रहा है तो सिर्फ एफएनओ में, और वो है पुट कॉल रेशियो 0.71। कई सीरीज के लो पर आ चुका है। एक्चुअली मैंने देखा है पिछले 3 बार भी ऐसा हुआ है कि जब भी पुट कॉल रेशियो 0.7 के आसपास पहुंचा या उसके नीचे पहुंचा है, वो एक ऐसा लेवल है जहां से बाजार बाउंस देता है। खाली आप एक्सपायरी का हफ्ता छोड़ दें, एक्सपायरी के हफ्ते में पोजीशन शिफ्ट होती है, उसको छोड़ दें। अभी हम एक्सपायरी के हफ्ते में है नहीं, तो ये वो लेवल आ गया है पुट कॉल रेशियो का, जहां पर जो तेजी करने वाले, बहुत उम्मीद रखने वाले ट्रेडर्स हैं, वो एक उम्मीद आखिरी रख सकते हैं कि बाजार ओवरसोल्ड यानी कि जरूरत से ज्यादा मंदी की पोजीशन में आ चुका है, वहां से बाउंस दे सकता है। अब वो बाउंस कहां से हो सकता है? वो हो सकता है शायद 7,700 के आसपास से, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 7,700 पर 58 लाख शेयरों की पोजीशन बनी हुई है पुट में, और पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है। तो दोनों चीज देखिए एक साथ मिल रही है। एक तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी पुट का 7,700 पर है, शायद ओपनिंग भी उसके आसपास हो या उससे थोड़ा ऊपर हो, और उसके पास हम जाने की कोशिश करें, और पुट कॉल रेशियो तब आपको 0.7 या इसके नीचे आता हुआ दिखेगा, और तब वो आपको कहेगा कि अब मंदी की पोजीशन काट लीजिए। तो मंदी की पोजीशन काटने के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार बहुत उछल जाएंगे, क्योंकि एफआईज अभी भी बेच रहे हैं, उछाल आएगी तो फिर से बेचेंगे। लेकिन अगर आप मंदी की पोजीशन में हैं और आपको अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं। तो 7,650 7,700 वो रेंज होगी जहां पर मंदी की पोजीशन काटनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि लास्ट के 50 पॉइंट छोड़ दीजिए ना, 7,700 के आसपास ही काट लें तो कोई हर्ज नहीं है। खरीदारी करनी या नहीं, वो एक बड़ा रिस्की सवाल है। तो बहुत आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं या फिर बड़े स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं तो 7,650 का स्टॉप लॉस लगाकर एक बार की खरीदारी की जा सकती है। देखिए बैंक निफ्टी में उतनी कमजोरी के संकेत है नहीं। बैंक निफ्टी में देखिए शुक्रवार को सिर्फ 11,000 शेयर कम हुए और 0.15% मुश्किल से थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है। निफ्टी में भी बंद हुआ है 0.1%, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में 1 लाख शेयर ही कम हुए हैं। यानी कि अब ज्यादा मंदी की पोजीशन इन लेवल्स पर बन नहीं रही है, बल्कि तेजी की पोजीशंस कम होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल ये मानकर चलें कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स के लिए ये बेहतरीन समय है कि आज उन्हें गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, और इस गैप डाउन ओपनिंग का फायदा आप पर्टिकुलर लेवल्स पर उठाएं। अगर कम गैप से खुले, फर्ज करें कि ऐसे एक्सेप्टी आपको कमजोरी दिखा रहा है और उसके मुकाबले में आप 10-15 पॉइंट नीचे खुल जाए तो फिर आपको दबाव आते हुए दिखेगा। तो अगर ज्यादा गैप से न खुले तो थोड़ा और बाजार के नीचे जाने का इंतजार करें, और गैप से खुल जाएं 7,700 के आसपास तो फिर खरीदारी करने का मौका देख सकते हैं। हमने शुक्रवार के सेशन में भी देखा था, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, बैंक्स ने खराब प्रदर्शन नहीं दिखाया था, अच्छा नहीं दिखाया था लेकिन खराब प्रदर्शन नहीं दिखाया था। हैवी वेट्स आईटीसी, मारुति, टीसीएस जैसे स्टॉक्स बाजार पर प्रेशर बना रहे थे। तो क्या बैंक्स में ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, वहां से उछाल देखने को मिल सकता है, या आपको लगता है कि बैंक्स को कुछ देर और लगेगी स्टेबलाइज होने के लिए, और आज के बाजार को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? हेमंत, आपने सही कहा, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बैंक से कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक दिन बैंक निफ्टी आपको ऐसा संकेत देता है कि कम गिरेंगे या मजबूती दिखाएंगे, और दूसरे दिन वो ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो बैंक से कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि गिरने की रफ्तार कम हुई है, तो मैं अभी भी उतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकता कि बैंक निफ्टी लीड करेगा तेजी को। दूसरी बात, गिरावट कहां हो सकती है? शायद आईटी शेयरों में। टूरिज्म वाले शेयर तो हैं जो गिरेंगे, लेकिन वो ज्यादा बड़े शेयर है नहीं। आईटी शेयर हो सकता है आपको थोड़ी कमजोरी दिखाने की कोशिश करें। तीसरी बात, शायद थोड़ी बहुत करेंसी में कमजोरी हो, लेकिन सामने क्रूड के दाम गिरे तो वो उसको थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेगा कि करेंसी उतनी कमजोर ना हो, शायद, क्योंकि क्रूड के दाम आपके लिए बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी बात यह कि करेंसी कमजोर हो तो भी शायद यूरोप की करेंसी के सामने कमजोर ना हो हमारा रुपया। अब ट्रेड क्या बन सकता है ऐसे में? अगर आप समझिए खुल जाते हैं 7,730-40 के आसपास, तो वहां पर भी एक मंदी की पोजीशन इंट्राडे के लिए ली जा सकती है अगर वहां खुले तो। तब आपके लिए 30-40 पॉइंट की जगह निफ्टी में और बनती है नीचे जाने के आराम से। 7,700 के आसपास आए, आप मंदी की पोजीशन काटें, 7,000 या फ्रेश तेजी करना चाहें तो 7,650 7,700। अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि 7,650 7,700 को तोड़ने की जल्दबाजी में हम हैं। तो मंदी की पोजीशन काट लें, एक बाउंस बैक के लिए खरीदारी करें। हो सकता है आपको बाउंस बैक एक ऐसा मिले जो 7,800 7,825 तक बाजार को ले जाने की कोशिश करे, और तब आपके लिए 125 पॉइंट का बाउंस अच्छा होगा। 7,700 से 7,825 बुरा नहीं है, तो उसके लिए एक तेजी की जा सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो हेमंत कहना चाहता हूं, जिसका आपको और हमें पता नहीं है, कब कौन सी न्यूज आएगी दुनिया भर के बाजारों में। जैसे कल रात को सीरिया पर अटैक वाली खबर आई, अगर इस तरह की कोई और खबर आ जाए जिसका हमें पता नहीं, तो न्यूज फ्लो के लिहाज से बाजार काफी वोलेटाइल रह सकते हैं, और उस लिहाज से सावधानी रखनी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो बाजार कह रहा है
हम ओवरसोल्ड हो चुके हैं, जरूरत से ज्यादा मंदी में आ चुके हैं, खरीद लीजिए। लेकिन न्यूज फ्लो का किसी को पता नहीं आगे क्या हो, तो ओवरऑल आपको हाई रिस्क ट्रेडिंग वाली करने का अगर मूड है तो आपके लिए बाजार सही है। कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर आपको ट्रेड करना चाहिए। कम गिरावट के साथ खुलें, शॉर्ट कर दीजिए, इंतजार कीजिए दिन के दौरान नीचे के लेवल पर काटने का, फिर खरीदारी कीजिए। और ज्यादा गिरावट के साथ खुल जाए तो फिर खरीदारी का मौका देखें, बजाय इसकी कि नई मंदी की पोजीशन रहा है। तो 7,700 आज का सबसे अहम लेवल, उसके ऊपर आप हैं, घबराए नहीं, उसके नीचे जाए तो थोड़ी सी टेंशन। चलिए, तो ये बात बाजार की, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो गिरावट में ज्यादा गिर सकते हैं और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे नतीजों के बाद एक उछाल देखने को मिल सकता है, इस सब पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर करेंगे आज के टॉप 10 शेयर्स। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से वो 10 टॉप स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। वरुण नियति डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। शुरुआत वरुण आपके साथ, बताइए कहां रखे नजर आज। देखिए, कल मध्यरात्रि से पेट्रोल की कीमतों में 36 पैसा और डीजल की कीमतें में 87 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसका असर आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे देखने मिलेगा। दो ऑटो स्टॉक्स आज आपके रडार पे होने चाहिए। सबसे पहले मारुति सुजुकी और अपोलो टायर्स। मारुति सुजुकी के छोटे शेयर धारक इसकी पेरेंट कंपनी सुजुकी को गुजरात प्लांट के स्वामित्व और इसमें निवेश की अनुमति देने के लिए आज से 15 दिसंबर तक वोटिंग शुरू करेंगे। इसका अनाउंसमेंट रिजल्ट्स का जो होगा वो 17 दिसंबर को आएगा। और साथ साथ में अपोलो टायर्स की आज एक अहम बोर्ड मीटिंग है। ये एक बड़े कारोबारी ट्रांजैक्शन के लिए एक फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर शेयर्स पे आपको नजर रखनी चाहिए क्योंकि 25,000 करोड़ की रुकी हुई सब्सिडी इनको मिलेगी जो कि पिछले साल की है। वही फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद कोल इंडिया ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे उम्मीद से कुछ कमजोर है, हालांकि ग्रोथ देखने मिल रही है। नेट प्रॉफिट में 16% की बढ़त हुई है। वहीं कंपनी के एबिटा मार्जिन जो है वो 13.2% से 14.6% पे आए। हालांकि हमारे अनुमान से कुछ कम है। कहीं ना कहीं जो कंपनी के ई ऑक्शन की कीमतें है उसमें दबाव है। इसके लिए ओवरऑल रियलाइजेशन और मार्जिन में आपको दबाव देखने मिल रहा है। वहीं दिग्गज ब्रोकिंग हाउस बार्कलेज ने न्यूट्रल का कॉल दिया है, 429 का टारगेट है। गोल्डमैन सैक्स ने भी न्यूट्रल का कॉल दिया है, 397 का टारगेट है। और सिटी ने भी यहां मेंटेन किया है, बाय का कॉल 455 का टारगेट दिया है। और शोभा लिमिटेड ने अपने नतीजे पेश किए थे ओवर द वीकेंड और बेहद खराब नंबर्स इन्होंने पेश किए। कंसोलिडेटेड मुनाफा इनका 33% घटा है, अब घटकर इनका 40 करोड़ का मुनाफा हो गया है। हमारे अनुमान में 11% मुनाफा घटने का अनुमान था, उससे भी खराब नतीजे इन्होंने पेश किए हैं। आय भी 33% का गिरावट दिखाई है। 672 करोड़ रुपए से इसकी आय घट करके 452 करोड़ रुपए की हो गई है। इसके अलावा जिंदल ग्रुप की दो बड़ी कंपनीज ने अपने नतीजे दिखा दिए हैं। जीएसपीएल के नतीजों में प्रॉफिट पूरी तरह से गुम हो गया और इस बार उन्होंने लॉस दिखाया 618 करोड़ रुपए का, जो पिछली बार के मुनाफा था 422 करोड़ रुपए का। हालांकि अगर आय के लिहाज से देखें तो ज्यादा नुकसान नहीं है, 51,000 करोड़ से घटकर सिर्फ 47,000 करोड़ पहुंची है। लेकिन जिंदल 100 के नतीजे प्रॉफिट के लिहाज से बेहतर रहे हैं। यहाँ पे 74 करोड़ से बढ़कर सीधा 100 का आंकड़ा पार हो गया, 101 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। लेकिन यहाँ पे जो आय है उसमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। वही पीपावर डिफेंस के नतीजे बेहद ही कमजोर रहे। कंपनी का जो नुकसान है 120 करोड़ से बढ़ के 170 करोड़ पे आ गया है। इसके अलावा वेस्टर्न कॉर्प के नतीजे जो है वो काफी बेहतर है। मार्जिन 7.67% से बढ़ के 12.23% पे आया है और कंपनी का जो मुनाफा है वो 51 करोड़ से बढ़ के 118 करोड़ पे आ चुका है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल और प्रेस्टीज एस्टेट ने भी अपने नतीजे दिखा दिए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ठीक रही है अपोलो हॉस्पिटल की और आय के अंदर भी हमने इजाफा ही आते हुए देखा। 1150 करोड़ से बढ़कर 1300 के आंकड़े को ये पार कर गया। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट का मुनाफा भी ठीक रहा, ये 96 करोड़ से बढ़कर 108 करोड़ रहा और इसकी अगर आय की बात करें ये भी 550 करोड़ से सीधा 650 करोड़ तक पहुंची। दो और नतीजों वाले शेयर आईवीआरसीएल और जीएमआर इंफ्रा पे बात करेंगे। सबसे पहले आईवीआरसीएल बेहद खराब नंबर इन्होंने पेश किए हैं। इनका घाटा बढ़ गया है, 188 करोड़ से इनका घाटा बढ़ के 306 करोड़ रुपए का अब हो गया है। इनकी जो एबिटा घाटा है वो भी बढ़ गया है, 50 करोड़ रुपए से बढ़कर के 155 करोड़ रुपए का एबिटा घाटा है। वहीं जीएमआर इंफ्रा ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे बेहतर हुई है। घाटे से अभी मुनाफे में आ गई कंपनी, 206 करोड़ रुपए घाटे के मुकाबले 134 करोड़ रुपए का यहाँ पे मुनाफा है। एक पॉजिटिव रिएक्शन जीएमआर में देखने को मिल सकता है, वहीं आईवीआरसीएल में एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। वहीं फ्राइडे को एचडीआईएल में एनएससी पे एक बड़ा सौदा हुआ है जहां पे मेरिल लिंच ने करीब 26,40,000 शेयर बेचे हैं 63 के भाव पे। तो ये सारे स्टॉक है जहां पर आज दिखेगा एक्शन इन खबरों के दम पर या फिर नतीजों के दम पर, और इस पर हमारी नजरें बनी रहेगी। आज आपके लिए ट्रेडिंग रणनीति भी तैयार करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। लेकिन बता दें आपको, सीएनबीसी आवाज 23 नवंबर से शुरू कर रहा है एक नया कॉन्टेस्ट, इंडियन एडवाइजरी लीग। इस लीग के जरिए हम तलाश कर रहे हैं देश के बेहतरीन रिसर्च एनालिस्ट की, और अगर
आप भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, एनालिस्ट या फिर एडवाइजर हैं तो आपके पास मौका है अपनी सलाह से ट्रेडिंग की दुनिया पर छा जाने का और ढेरों इनाम जीतने का। ये लीग advisoryमंडी.com का प्लेटफॉर्म है जिसमें रजिस्टर होने के बाद कोई भी ब्रोकर या एडवाइजर इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी बाजार की ट्रेडिंग टिप्स दे सकता है। इसके बाद उनकी सलाह के आधार पर होने वाले सौदों की ट्रैकिंग होगी और उनकी रेटिंग भी की जाएगी। सभी कैटेगरी के प्लेयर्स को अवार्ड मिलेंगे और सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाले को मिलेगा एक बम्पर इनाम। और अब शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को, लेते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति और शुरुआत करते हैं वायदा कारोबार की रणनीति के साथ। एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एक्सपर्ट गौरव बिस्सा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कमजोर शुरुआत तो होगी, जिस तरह के संकेत है दुनिया भर के बाजारों से एसजीएक्स निफ्टी नीचे है, लेकिन ये बताएं कि क्या 7,700 को एक अहम सपोर्ट लेवल के तौर पर देखना चाहिए क्या? और दूसरी बात, अगर उस लेवल के आसपास बाजार आ जाए तो क्या मंदी की पोजीशन काट लेनी चाहिए? क्या नई तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए बाजार में? ओवरसोल्ड है क्या बाजार? गुड मॉर्निंग अनिल जी, आपने सही फरमाया कि 7,700 मेरे हिसाब से इमीडिएट टर्म्स पे अगर देखें तो एक अच्छे सपोर्ट की तरह उभरते हुए आ सकता है। लेकिन अगर आप देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जो काफी नेगेटिव दर्शा रही हैं। उसमें से एक है आपके एफआईएस के कंटिन्यूस सेलिंग वगैरह है, वो जब तक आपकी रुकेगी नहीं, मार्केट पॉजिटिव रहने के संकेत काफी कम है। आशा है कि हाँ 7,650 से 7,700 अगर ये सस्टेन करता है तो 7,850 तक आपको एक लक्ष्य देखने मिल सकता है निफ्टी में 4 से 5 दिनों में। लेकिन वो भी एक देखना पड़ेगा कि अगर मैं 100 या 200 पॉइंट अगर जंप कर रहा हूँ, 100-200 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, क्या वो सस्टेनेबिलिटी है? क्या वो एक ट्रेडर्स के लिए अच्छा है, लेकिन क्या वो एक रिवर्सल होगा? वो कहना मुश्किल है इस दौर पे, ये वक्त पे कहना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ 7,700 का सस्टेन करता है मेरे हिसाब से आपको लॉन्ग पोजीशंस बिठानी चाहिए। अगर शॉर्ट पोजीशन है तो काफी सारे शॉर्ट्स कवर कर लेनी चाहिए। अगर आज पैनिक नीचे आता है, पैनिक सेलिंग वाला होती है और 7,700 के नीचे अगर एक बार निफ्टी आता है अराउंड अबाउट 7,680 स्पॉट लेवल्स की बात करूं तो 7,650 का उसमें स्टॉप लॉस लगाइए। मेरे हिसाब से आपको जो क्लोजिंग है शायद पॉजिटिव आ सकती है। ओके, और ये बताइए कि बैंक निफ्टी को किस तरह से अप्रोच करेंगे गौरव आज? देखिए बैंक निफ्टी में अभी भी आसार उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि एक जो क्रूशियल लेवल्स थे, सपोर्ट लेवल से क्रूशियल लेवल से उससे काफी नीचे ट्रेड करा है। इमीडिएट सपोर्ट इसका भी 16,800 16,700 के करीब आ रहा है स्पॉट लेवल्स पे। वो अगर सस्टेन कर लेगा तो फिर आपको यहाँ से 400-500 पॉइंट की एक तेजी देखने मिल सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आप 17,000 अगर स्पॉट सस्टेन करता है तब आप बाय कीजिए। 16,800 का स्टॉप लॉस रखिए, 17,400 का इसमें टारगेट होगा। 17,500 अगर सस्टेन कर लेगा, मैंने आपसे काफी बार पहले भी कहा है कि काफी रेलेवेंस है 17,500 की, अगर वो सस्टेन करता है तो आपको 18,500 तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा वक्त है। पीएसयू बैंक्स रिलेटिवली स्टेबल लग रहे हैं, थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस लग रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा जो स्टार्टिंग में रैली होगी, इनिशियल रैली होगी अगर बैंक निफ्टी जब भी आएगी, वो शायद पीएसयू बैंक्स के थ्रू आएगी। तो मेरे हिसाब से लोगों के जहन में भी फिलहाल पीएसयू बैंक्स होना चाहिए। प्राइवेट बैंक्स में उतने कुछ इंटरेस्टिंग नाम अभी उभर तो नहीं आ रहे हैं। कोल इंडिया पर आपसे राय लेना चाहता हूं गौरव, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये आंकड़े देखा था मैं शुक्रवार के कोल इंडिया में। स्टॉक बंद हुआ है 0.3% ऊपर, लगभग 9 रुपए की तेजी हुई। वायदा कारोबार के आंकड़े देखा हमने, और 7% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, 10.25 लाख शेयर कम हुए हैं। अब आए हैं वीकेंड पर नतीजे। ऐसे तो आपको नतीजे ठीक ठाक दिखेंगे, लेकिन उम्मीद से कम है। 16% मुनाफा बढ़ा, हमारी उम्मीद मुनाफा ज्यादा बढ़ने की थी। मार्जिन भी ऐसे तो 14.5% के आसपास आए, लेकिन फिर भी उम्मीद से कम बढ़े। एक्चुअली बहुत अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही नहीं। अब तेजी हो गई है, शुक्रवार को खराब बाजार में ऊपर बंद हुआ है। ये बताएं कि आज गिरेगा क्या? शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, मंदी करें? क्या लेवल्स अहम है कोल इंडिया के लिए? स्पॉट लॉस में 345 काफी अहम है। अगर आप शॉर्ट कवरिंग वगैरह की बात करें, अगर आप देखेंगे पिछले सीरीज में काफी अच्छी मात्रा में शॉर्ट्स वगैरह बने थे, तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ रही है 10% 15% की। तो 2-3 दिनों में तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा उसको पॉजिटिव लिया नहीं जाता। हाँ, शॉर्ट कवरिंग हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन उसमें एक एक्शन जैसा आपने मेंशन किया कि ऑलरेडी एक मूवमेंट आ चुका है। मेरे हिसाब से 345 अगर सस्टेन करता है तो आपको उसमें एक 25 रुपीज तक की, 30 रुपीज तक की एक अच्छी तेजी बहुत शॉर्ट स्पेल में आपको देखने मिल सकती है। लेकिन अगर आज ओपन
ओपनिंग ट्रेड में अगर 345 तक आता है लेकिन सस्टेन नहीं कर रहे तो मेरे हिसाब से ₹5 का स्टॉप लॉस रखिए और आपको उसमें 325 से 30 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं, क्योंकि एक काफी स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है 345। काफी बार इसमें शॉर्ट्स बनी है 345 करीब, लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ है काफी बार 345 करीब से। तो जब तक ये 345 सस्टेन नहीं करेगा मेरे हिसाब से मैं इसमें पॉजिटिव तो नहीं रहूंगा। अगर शॉर्ट्स किसी को बनानी भी है तो मेरे हिसाब से इसको एक बार ऊपर आ जाने दीजिए। 345 सस्टेन नहीं कर रहा है, आपको उसमें एक अच्छा संकेत मिल जाएगा कि यहाँ से ये मंदी काफी इजीली मिल सकती है आपको 10-15 रुपीज तक के। तो मेरे हिसाब से 5-7 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन 345 स्पॉट लॉस पे काफी क्रूशियल है। ऑलराइट, चलिए तो इस आंकड़े पर जरूर नजर रखिएगा। ManasJaiswal.com के मानस जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानस, पहले मार्केट पर आपसे राय लेना चाहूंगा, ये बताइए लग रहा है कि 7700 के नीचे भी जा सकता है या वहां से बाउंस करेगा बाजार? आपका क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर? मुश्किल लगता है कि 7700 से निफ्टी सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक देगा। देखिए, मेरा मानना है कि जो ब्रॉडर पिक्चर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स में देखते हैं वहां पर तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं, तो इस बात का कोई शक नहीं है कि ट्रेंड जो मेन ट्रेंड है वो निगेटिव है। रही बात शॉर्ट टर्म की, जो हमने पूरी रैली 7500 से देखी थी और 8300 के आसपास के हाइज बनाए थे, उसके 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो इंडिकेट करता है कि शायद जो पिछले लोज 75-50 के आसपास के बने थे निफ्टी आने वाले टाइम में वो टेस्ट कर सकता है। तो मेरी राय में तो अभी भी उछाल बिकवाली करने की ही राय है, और जब तक निफ्टी 7910 7920 के लेवल्स ब्रेक ना कर ले, उसके ऊपर क्लोज ना हो जाए, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बॉटम आउट हो गया है मार्केट। इंतजार करें, बेहतर आइडिया है, और लोअर लेवल्स पे मैं समझता हूँ 7500 7550 के लेवल्स देखने को आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मंदी की ही राय है। तकनीकी तौर पर फिलहाल 7900 के ऊपर निकले निफ्टी तो ही मूड बनेगा तेजी का, और वो लेवल्स यहाँ से काफी दूर है, खासतौर से तब जबकि आज आप कमजोर शुरुआत होते देखेंगे और उसके बाद उन लेवल्स के पार निकलना काफी मुश्किल काम होगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस होगा हमारा कुछ और स्टॉक पर। इस वीकेंड पर नतीजों की सीजन की हो चुकी है समाप्ति, और अब कोई नए खास नतीजे आना बचे नहीं है, लेकिन जो नतीजे आए हैं शुक्रवार शनिवार रविवार को, उस पर आज बाजार रिएक्शन देने वाला है, काफी बड़ा ऊपर या नीचे की तरफ स्टॉक स्पेसिफिक। उन पर हम आपके लिए लेवल्स और रणनीति तैयार करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं तकनीकी राय देने के लिए मानस जायसवाल, और वायदा कारोबार की रणनीति के लिए गौरव मिश्रा। गौरव, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर राय लेना चाहता हूं आपसे। HP, BP, IOC खरीदने की 2 वजह हो सकती है। पहली वजह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, हालांकि उम्मीद भी थी। 37 पैसा पेट्रोल बढ़ा है, 87 पैसा डीजल बढ़ा है, और वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर है भी नहीं। लेकिन क्रूड कच्चा तेल जिस तरह से फिर से कमजोर होता दिख रहा है, और यहां पर $44 के आसपास के भाव ब्रेंट के हैं, $40 पर नाइमेक्स क्रूड है। ये बताया, मौका बनता है क्या खरीदारी करने का? यदि हाँ तो क्या खरीदेंगे? क्योंकि शुक्रवार को अच्छी तेजी हो चुकी है इन शेयरों में, अब भी खरीदें या फिर आज गैप से खुल जाए ऊपर इन खबरों के दम पर तो फिर शॉर्ट करना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए तेजी की पोजीशन में? देखिए, अगर गैप अप होता है, मेरा ये मानना है, अगर आप इसका कोरिलेशन में देखेंगे कि जब भी डीजल प्राइसेस के या फ्यूल प्राइसेस के रेट हाइक या रेट कट्स हुए हैं उसका कितना असर पड़ा, तो मेरे हिसाब से उतना ज्यादा भारी मात्रा में इसका असर नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अगर समझो ओपनिंग में अगर अच्छी गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, दोनों स्टॉक्स में HPCL, BPCL, IOC वगैरह मिल जाती है, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मोमेंटम है, पोर्शंस बनी हुई है, मुझे अनवाइंडिंग के आसार अभी फिलहाल दिख नहीं रहे, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट करना, अगेंस्ट द टाइड जाना, ये स्टॉक्स में उतना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है या फिर जैसे मार्केट अभी ओपनिंग सॉफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा अगर नीचे अगर आ जाता है तो बाइंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मोमेंटम है नीचे, इस तरह पे अगर बाय कर सकते हैं, आपको यहां से एक अच्छी रैली मिल सकती है, क्योंकि इंटैक्ट है, रैली इंटैक्ट है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा नीचे खुलता है तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा इंटरेस्टिंग लेवल्स आ जाएंगे। मेरा जो टॉपिक होगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, ये BPCL, HPCL और IOC। विकास सेठी भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे राय लेना चाहूंगा JP एसोसिएट्स पर। इसके नतीजे भी शुक्रवार को आए, छठे क्वार्टर में लगातार नुकसान हुआ है कंपनी को। मार्जिन्स देखिए, स्टैंडअलोन बेसिस पर 27% से घटकर अब 12% ही रह गए हैं। काफी तेज करेक्शन दिखा भी चुका है ये शेयर, यहां से और नीचे जा सकता है क्या भी?
देखिए अमन, जो नतीजे आए थे वो बहुत ही खराब थे। करीबन कुछ 517 करोड़ का नुकसान बताया कंपनी ने। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके नतीजों में नुकसान ही देखने को मिल रहा है। बाकी जो एक पॉजिटिव सिर्फ इतना ही नजर आता है कि ये अपने जो एसेट्स है उनको मोनेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अल्ट्राटेक को इन्होंने सीमेंट यूनिट्स अपने बेचे हैं, और आगे भी चूंकि कंपनी के पास अभी भी करीबन 20-22 मिलियन टन सीमेंट कैपेसिटी है, तो उसको भी मोनेटाइज करने की कोशिश में है। तो जब तक इनके लेवरेज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता और जो इकोनॉमी में एक रिकवरी एक पूर्ण रूप से देखने को नहीं मिलती, तब तक मुझे नहीं लगता इस स्टॉक में आने वाले दिनों में भी या क्वार्टर्स में कुछ होने वाला है। तो मेरी राय में आज भी स्टॉक दबाव में रहेगा। और अगर देखें तो नीचे जो 7-8 के लेवल से ये कुछ 12-13 के लेवल पे आ गया था, तो अभी करेक्शन की गुंजाइश है और मेरी राय में इस स्टॉक से निकल जाने में ही फायदा है। ओके, आईटी शेयरों पर गौरव राय दीजिए, क्या शॉर्ट किया जाए आईटी शेयरों में? और जो फ्रांस में हुए हैं आतंकवादी हमले, उसका इनके कामकाज पर असर पड़ेगा भी, और यूरोप से जो कुछ भी कारोबार टीसीएस का आता है उसमें ज्यादातर कारोबार फ्रांस से ही आता है। एक सेंटिमेंट के लिहाज से भी असर हो सकता है। दूसरा, एचसेलटेक, इन्फोसिस, इनका भी यूरोप में अच्छा खासा कारोबार है। कोई आईटी शेयर आपको दिख रहा है कमजोर वायदा कारोबार में, जहां आप मंदी की पोजीशन बनाएंगे आज? देखिए, टीसीएस एक लग रहा है कमजोर, काफी एक अच्छे संकेत दे रहा था कि ऊपरी स्तरों पे बाइंग दिखी जा रही थी, लेकिन जो अनवाइंडिंग हुई है, शॉर्ट्स थोड़े बहुत बनते देखे गए हैं। मेरा मानना है कि यहाँ से एक काफी डाउनसाइड मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक लिमिटेड डाउनसाइड आपको यहाँ से 2 से 3-4% तक आपको डाउनसाइड देखने मिल सकती है। शायद गैप डाउन तो ना हो, लेकिन 0.5% गैप डाउन हो जाए मेरे साथ ओपनिंग ट्रेड में आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। 2430, 2440 एक लेवल का स्टॉप लॉस रख दीजिए। 2300 तक एक बार आने की गुंजाइश वगैरह है, वहां पे अगर सस्टेन करे तो ठीक है, अगर नहीं सस्टेन करेगा तो मेरे हिसाब से इसमें आने वाले दिनों में और ज्यादा इसमें मंदी की पोजीशन वगैरह क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हमेशा स्टैगर्ड वे में गिरता है। अगर आप कभी भी देखेंगे एक कंटिन्यूस इसमें ट्रेंड नहीं आता कि अगर 3% गिरा, 4% गिरा, फिर एक उछाल आती है। अगर वो सस्टेन नहीं होती है फिर एक नीचे उछाल आती है। एक लगातार 10% की गिरावट, लगातार 10% की उछाल, ये कभी ऐसे देखी जाती नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक लक्ष्य आपको देखने मिल सकता है 2300 तक का। अगर वो टूट गया तो मुझे लगता है एक सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है और ये स्टॉक 2100 तक भी जा सकता है। लेकिन मैं अभी फिलहाल मैं यही सलाह दूंगा, अगर शॉर्ट करना है 2300 का इसमें लक्ष्य रखिए, 2430, 2440 तक इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो आईटी कंपनियों के लिए आज थोड़ा मुश्किल भरा दिन हो सकता है। माना जाता है कि जब इस तरह की चिंताएं होती हैं तो एविएशन कंपनियां, इवन ट्रैवल और टूरिज्म से रिलेटेड कंपनियों के लिए नुकसान की बात होती है, क्योंकि कैंसिलेशंस होते हुए नजर आते हैं टिकट्स में और होटल्स में। चलिए, तो देखना होगा ये स्टॉक्स किस तरह से आज रिएक्ट करते हैं। हालांकि मामला पेरिस का है, लेकिन ये कंपनियां ग्लोबली काम करने के लिए जानी जाती हैं। अपोलो टायर एक स्टॉक है, विकास, इस पर आपसे राय लेना चाहूंगा। आज इसने एक अहम बोर्ड बैठक बुलाई है। शनिवार को रात 8 बजे एक्सचेंजेस पर यह सूचना आई कि एक जल्दी में इनको एक बोर्ड बैठक बुलानी पड़ रही है, जिसमें वो एक अर्जेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन के ऊपर बातचीत आज करेंगे। और हमने देखा था 2013 में कूपर जो यूएस की कंपनी है उसको एक्वायर करने के लिए इस कंपनी ने बोली लगाई थी 14,500 करोड़ रुपए की। इससे पहले भी इन्होंने केशोराम इंडस्ट्रीज के उत्तराखंड यूनिट को खरीदने के लिए पहले कोशिश की थी 2015 में, इसी साल ही, लेकिन इनके हाथ नहीं लगी थी, जेके टायर के हाथ लगी थी। ये बताइए, एक्विजिशन करने के लिए हंगरी रहा है ये कंपनी। आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह की घोषणा हो सकती है और अपोलो टायर पर आपका क्या व्यू है? देखिए अमन, फ्रेंकली स्पीकिंग इस न्यूज को तो मैंने ट्रैक नहीं किया। ये शनिवार अगर देर रात को आई तो मुझे पता भी नहीं चला। बट अपोलो टायर के स्टॉक को देखें तो पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। अपने कुछ 180-85 के लेवल से ये गिर के 160 के आसपास आ चुका है। तो स्टॉक में गिरावट काफी हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता अब यहां से और बहुत ज्यादा कोई डाउनसाइड देखने को नजर आएगी। और मेरे ख्याल में सीएट के भी कुछ नतीजे आने वाले थे या आगे होंगे, तो अब सीएट के नतीजे का एक पूरे टायर सेक्टर पे एक मेरे ख्याल में रिजल्टेंट इम्पैक्ट रहेगा, तो उस पर भी कुछ निर्भर करेगा। तो देखना पड़ेगा कि सीएट के नतीजे कैसे आते हैं। और बाकी चूंकि एक डाउनसाइड हो चुकी है, तो मुझे यहां से बहुत कोई डाउनसाइड नजर नहीं आती है। और स्टॉक में अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो यहां से एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। मानस, चार्ट्स कैसे लगते हैं अपोलो टायर के? क्योंकि हमें याद है पिछली बार जब इन्होंने एक्विजिशन करने का ऐलान किया था और कंट्रोवर्सीज बनी, तब इस स्टॉक में दरअसल करेक्शन देखने को मिली थी। इसके चार्ट्स इस समय कैसे देखने को लग रहे हैं आपको? देखिए, 2013 में 60 रुपए से स्टॉक ने रैली स्टार्ट की थी, 240 तक के हाईज बने थे। उसके बाद लगातार स्टॉक दबाव में रहा है, हाई लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया है। इम्पॉइंट यह है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, एक सपोर्ट लाइन स्टॉक ने ब्रेक की है, जो कि 160 के आसपास। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो अप्रैल 2014
से स्टॉक ने 160 के लेवल्स को ब्रेक नहीं किया था, लगातार वहां पर सपोर्ट लिया था। बट ये लेवल्स ब्रेक करना मैं समझता हूँ टेक्निकली काफी निगेटिव है स्टॉक के लिए। अगर हम एक टारगेट सेट करके चले तो वो 122-125 की रेंज में आते हैं। तो मेरी राय में तो अगर कोई उछाल मिले तो बिल्कुल यहाँ बिकवाली करनी चाहिए, और जब तक स्टॉक 165 के ऊपर क्लोज ना हो तब तक यहाँ पर कोई भी लॉन्ग पोजीशन ना बनाए। तो अगर आप शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं तो 165 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ओके, तो मानस की राय उछाल में बिकवाली की। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद रिजल्ट वाले शेयरों पर होगा फोकस। राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और इस बीच देखिए एसएक्स निफ्टी में कोई खास गिरावट है नहीं, खासतौर से जिस तरह से एशियाई बाजारों में तेज गिरावट बनी हुई है। अमेरिकी बाजार 200 अंक नीचे बंद हुए थे, उसको देखते हुए एसएक्स निफ्टी काफी कम गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ मानस जायसवाल, विकास सेठी और गौरव बिस्सा बने हुए हैं। जेएसपीएल एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर रहेगी। इसने काफी कमजोर नंबर्स पेश किए। हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में एक अच्छी खासी रैली गौरव यहां पर देखने को मिलती, 10% ऊपर जाकर बंद हुआ था ये शेयर। एफएनओ के बैन में भी आया। ये बताइए किस तरह की पोजीशंस यहां बनी हुई है? देखिए पोजीशंस काफी अच्छी से बनी हुई है, लॉन्ग पोजीशंस वगैरह भी। अगर ऑप्शंस वगैरह में देखेंगे तो आउटडोर में ऑप्शंस वगैरह में थोड़ा बहुत इसमें अच्छी पोजीशंस वगैरह देखने मिली है। लेकिन अभी यहां से अगर आप कहें, क्योंकि एक तो मैं इसके लिए जैसे आपने सही फरमाया कि बैन में है, तो जब भी पोजीशंस जब भी बैन वगैरह में होता है स्टॉक वगैरह, तो राय देना थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि अच्छा लग रहा है स्टॉक, और कुछ लोग जिनको शायद जानकारी ना हो कि बैन में आने से अगर होल्ड करें तो उनको पेनल्टी लग सकती है, तो वो बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, जो भी करेंगे तो पेनल्टी लग सकती है। लेकिन मैं ये कहूंगा ओवरऑल स्टॉक अभी भी अच्छा लग रहा है। मेटल सेक्टर थोड़ा वीक है, डोल्ड्रम्स वगैरह में है, कुछ पॉकेट्स अच्छे हैं, कुछ इतने नहीं है। मेरे हिसाब से अगर डिप आता है स्टॉक में, ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका है, अगर डिप्स आता है 2-4% की भी अगर डिप आती है स्टॉक में, तो मेरे हिसाब से बाइंग कर सकते हैं, कैश में बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ इश्यू नहीं आएगा बस का। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग है, थोड़े बहुत लॉन्ग्स भी है ऑप्शंस वगैरह में भी। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी सेटअप बनता हुआ दिखे जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें और आपको 4 से 5% या 8% तक भी इसमें मूवमेंट देखने मिल सकते हैं। मैं पॉजिटिव हूं फिलहाल, जब तक ये स्टॉक एक अच्छी खासी इसमें शॉर्ट्स नहीं बनते हुए देखूं, मैं इसमें फिलहाल व्यू नहीं बदलूंगा। डिप्स में बाय कीजिए, फ्यूचर्स में थोड़ा दूर रहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि बैन में है तो थोड़ा इश्यू आ सकता है, लेकिन कैश में आप बाइंग कर सकते हैं। वेल्समन कॉर्प, इस स्टॉक पर राय लेना चाहता हूं। मानस आपसे चार्ट्स देखकर बताएं, क्योंकि नतीजे बेहद शानदार दिए। इस कंपनी ने मुनाफा लगभग 130% से ज्यादा बढ़कर 118 करोड़ के आसपास का मुनाफा आया है। काफी बड़ी उछाल मुनाफे में दिखी है, आय में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। ये बताएं स्टॉक्स में, इस स्टॉक में कहीं चार्ट पर है संकेत खरीदारी के, लेंगे आप? अनिल जी देखिए, करीब 140 रुपए 145 रुपए के हाइज बने थे, और उसके बाद स्टॉक ने हाई लेवल पे रेजिस्टेंस दिखाया है। बट अगर पिछले 2 मंथ का ट्रेंड देखिए तो ऐसा लगता है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार भी 2 मंथ पहले भी स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया था और वहां से रिकवरी दिखाई थी, और इस बार भी 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है और थोड़ी रिकवरी भी दिखाई है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार स्टॉक 107-108 के ऊपर निकल आए। अगर 107-108 के ऊपर निकल आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम एक ट्रेडिंग कॉल तो लिया जा सकता है, जिसके टारगेट 124 के आसपास रहेंगे, और उस केस में आपके स्टॉप लॉसेज 100 रुपए के नीचे रहेंगे। बट हम जब निवेश की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अगर 1 से 1.5 साल का व्यू लेके चल रहे हैं तब घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक पे लोअर लेवल पे बहुत सपोर्ट दिखता है और लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी ठीक लगते हैं। मैं समझता हूं कि अगर 1 से 1.5 साल का व्यू है तो आप 150 और 160 के टारगेट लेके स्टॉक में बिल्कुल बने रह सकते हैं। मानस, और टीवी टुडे के नंबर्स भी काफी अच्छे आए। मुनाफा देखिए 84% बढ़ा, मार्जिन करीब 5.25% बढ़े हैं। टीवी टुडे ये चार्ट्स पर कैसा लग रहा है? देखिए लास्ट मंथ ही स्टॉक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट दिया था जब स्टॉक 250 रुपए के ऊपर निकला था, बट 285 के लेवल्स बनाने के बाद स्टॉक वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। स्टॉक ने एक डिसेंट करेक्शन दिखाया है। ये जरूर है कि 100 दिनों और 50 दिनों के मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो मेरी राय में अगर किसी के पास है तो बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए तो जोन 240 से लेकर 220 तक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखते हैं। 200 दिनों का मूविंग एवरेज, 100 दिनों का मूविंग एवरेज और 50 दिनों का मूविंग एवरेज इसी रेंज में आता है।
तो मेरी राय में तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बने रहे 200 दिनों के मूविंग एवरेज जो कि 220 के आसपास है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखे बने रहे। एक बार स्टॉक 260 265 के ऊपर निकलेगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक 295 और 300 के लेवल जल्द ही दिखाएगा। ऑलराइट, चलिए तो ये स्टॉक आपके रडार पर जरूर होना चाहिए। लेकिन सीएनबीसी आवाज 23 नवंबर यानी अगले सोमवार से शुरू कर रहा है एक नया कॉन्टेस्ट, इंडियन एडवाइजरी लीग। इस लीग के जरिए हम तलाश कर रहे हैं देश के बेहतरीन रिसर्च एनालिस्ट की। अगर आप भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, एनालिस्ट या एडवाइजर हैं तो आपके पास भी मौका है अपनी सलाह से ट्रेडिंग की दुनिया पर छाने का और ढेरों इनाम जीतने का भी। ये लीग advisorymonday.com का प्लेटफॉर्म है जिसमें रजिस्टर होने के बाद कोई भी ब्रोकर या एडवाइजर इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग टिप्स दे सकता है। इसके बाद उनकी सलाह के आधार पर होने वाले सौदों की ट्रेडिंग होगी और उनकी रेटिंग भी की जाएगी। सभी कैटेगरी के प्लेयर्स को अवार्ड भी दिए जाएंगे और सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाले को मिलेगा एक बम्पर इनाम।